हॅलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल. शुभ सकाळ, नमस्ते, नमस्कार. कैसे हो आप सभी? कैसे आहात तुम्ही सगळे? आई होप कि आप सभी बढ़िया है. आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है. एंड जो ये टाइम होता है ना, जिस टाइम में बच्चों का प्रिपरेशन कम होता है, जिस टाइम में यानी कि आपके सामने एग्जैक्ट डेट नहीं है एंड उस टाइम पे थोड़ा कम प्रिपरेशन करते हैं, उसी टाइम पे जो ज्यादा प्रिपरेशन करता है ना, जो बहुत ज्यादा लगन से मेहनत करता है, वो सिलेक्शन ले लेता है. अब देखो, यहाँ हम डिस्कशन करने वाले हैं. आज के डिस्कशन का हमारा टॉपिक है रीजनिंग के बारे में. पहले तो मैंने ओवरऑल बताया, उसके बाद बच्चों की डिमांड थी कि क्वांट के बारे में बताओ, इंग्लिश के बारे में बताओ, तो उसके बारे में बताया. एंड उसके बाद बच्चों की डिमांड थी कि रीजनिंग के बारे में भी बताओ कि क्या क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए. तो मैं सोच रहा था कि रीजनिंग के बारे में क्या क्या बता सकते हैं. अब देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में स्ट्रैटेजीज मैंने खुद ने भी देखी थी जब मैं प्रिपरेशन करता था. तब उसके बारे में एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताना बहुत मुश्किल है. यानी कि रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस. जितने दिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी, उतना आपका रीजनिंग अच्छा होता जाएगा. इतना ही. अब देखो, अगर आप इस चैनल पे पहले नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि वो मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं आगे बढ़ूं. दूसरा पॉइंट, अगर वीडियो स्लो लग रही है तो आपको 1.75 या 2 से भगानी है या 1.5 से भगानी है. मैं इतने स्पीड से नहीं भाग सकता, मैं मेरे फ्लो में आपको बताऊंगा. उसके बाद थर्ड पॉइंट की हम थोड़ा सा, एक मुझे 2 या 3 मिनट दो जहां मैं बच्चों के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ. यहाँ से भी आप थोड़ा सा 2-3 मिनट आगे भगा सकते हो. अब देखो, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां बच्चे डिस्कशन करते हैं. बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझे वो ये करते हैं कि कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, या मुझे मैसेज आता है एक बड़ा बड़ा कि सर प्लीज मुझे कुछ तो ऐसा बताओ जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए. मेरा मैं बोलता हूँ कि परसेंटाइल भेजो, मार्क्स भेजो. उनका परसेंटाइल 40-50 आता है. वो 3 या 4 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं. उनके मैसेज में होता है कि सर मेरे फैमिली में इश्यूज है, मुझे इस टाइम कोई कुछ भी करके सिलेक्शन लेना है, ये है वो है. मैं आपको प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू कि ऐसा किसी को भी मैसेज मत करो. आपको नहीं पता कि रीज ये जो आईबीपीएस है, आईबीपीएस आपके इमोशंस को, यानी कि कुछ भी आपका, आपके इमोशंस आपके पास, कंपटीशन अलग लेवल. यानी कि ये है कंपटीशन. यहाँ आपके इमोशंस काम नहीं आने वाले. मैं बार बार बताता हूँ, यहाँ प्रैक्टिकली आप कहाँ स्टैंड करते हो, वही काम करने वाला है. एक बच्चा एसएससी का प्रिपरेशन करने वाला कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं बैंकिंग क्लियर कर सकता हूँ क्या? हाँ, आप बैंकिंग क्लियर कर सकते हो, लेकिन बैंकिंग की डिमांड पहले फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ही आप सिलेक्शन ले सकते हो. आप कितना भी ईगरली बोलो, आप कितना भी दिल से बोलो, सर मैं जी जान लगा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन अगर आप नए हो तो टाइम लगेगा. ये एक्सेप्ट करोगे तो एक मंथ 2 मंथ आपके अच्छे जाएंगे, आपका प्रिपरेशन लेवल अप होगा. आप नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स को अच्छे से टारगेट कर पाओगे. अगर आप ऐसा दिमाग में बिठा के लेके जाओगे कि मैं 3 मंथ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं सिलेक्शन लेके जाऊंगा, तो वो गलत है. यानी कि गलत उस बात में गलत नहीं है. आप सिलेक्शन ले भी सकते हो, लेकिन आपका देखना चाहिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है, प्रैक्टिकली आप कहाँ पे स्टैंड करते हो. वो देखने के बाद ही समझ में आएगा कि आपका क्या हो सकता है. अगर प्री हो सकता है तो मेंस कितना बड़ा चैलेंज है, वो आपको पता है, मेंस के बारे में नॉलेज है. सभी बातों के बाद ही आपका सिलेक्शन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये डिसाइड होता है. मेरे साथ जी जान से प्रिपरेशन करने वाले इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे रोते रोते कॉल करते हैं कि मेंस का नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ. इतनी मेहनत के बाद भी नहीं होता. सच बोल रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है. आपको सिर्फ, आप एक ही चीज कर सकते हो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड पेशेंस के साथ प्रिपरेशन. आपका यहाँ पेशेंस चेक होता है. आप 3 मंथ बाद अगर बोल रहे हो कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, कौन से लेवल का पेशेंस का टेस्ट दिया है आपने? कुछ भी नहीं ना, ऐसा नहीं होता. बच्चे जो आपके साथ compete कर रहे हैं, वो 2-2, 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं. तो आप ही देखो ना, आप किस स्केल पे हो, वो किस स्केल पे. सिलेक्शन उसी का होगा जिसने मेहनत ज्यादा की है, जिसने एफर्ट्स डाला है, जो पेशेंटली अभी तक प्रिपरेशन करता आ रहा है. तो ये बात दिमाग में बिठा लो. एक्चुअली ये रीजनिंग के इसमें बताना थोड़ा सा ये था, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ बता दो.
अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम रीजनिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले मैंने जो बोला कि रीजनिंग के बारे में स्ट्रेटेजी बताना वन ऑफ द टफेस्ट काम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ कि जिससे आपका प्रॉफिट हो, यानी कि जिससे आपका बेनिफिट ही हो, प्रॉफिट नहीं बेनिफिट ही हो। एंड आगे बढ़ते हैं, हम क्या क्या देखने वाले इस वीडियो में हम देखते हैं। पहले सिलेबस ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारा कितने मार्क्स का टारगेट है उसके बारे में। उसके बाद हमारी एक स्ट्रैटेजी होगी। उसके बाद क्या नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना है। एंड फिर से एक बार मॉक देने का सही तरीका, जो जो रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजें मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है उससे उसको लेकर मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है। आप वीडियो एंड तक देखिए प्लीज। देखो सिलेबस के बारे में, सिलेबस ऑफ रीजनिंग आपका 18 to 20 मार्क का आपका आता है पजल, एंड मिसलेनियस आता है 15 to 17 मार्क का। अब यहाँ पजल जो आता है 18 to 20 मार्क का, इसमें अगर 20 मार्क्स का आ रहा है तो आपके पास आएंगे 4 पजल 5-5 मार्क्स के। अगर 18 मार्क्स का आ रहा है तो आपके पास 3 पजल आएंगे 5-5 मार्क्स के, एंड 3 मार्क्स का एक पजल आएगा, यानी कि टोटल 4 पजल आएंगे। 4 पजल में 3 पजल एंड एक पजल, 3 पजल होंगे 5-5 मार्क्स के, और एक पजल होगा 3-3 मार्क का, तो टोटल 18 मार्क्स का ये हो जाएगा। नहीं तो 4 पजल आएंगे 5-5 मार्क्स के। ये हो गया पजल। यानी कि अब देखो अगर 20 मार्क्स का पजल आ रहा है 35 में से, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है वो तो आपको समझ में आ गया। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पजल रहेगा। अब शिफ्ट होते हैं मिसलेनियस के ऊपर। मिसलेनियस कितने मार्क्स का आता है? 15 to 17 मार्क्स। उसमें क्या क्या टॉपिक्स है? इनइक्वेलिटी, जो 1 मिनट के अंदर 5 मिनट सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप इनइक्वेलिटी वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स इन रीजनिंग। इनइक्वेलिटी, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का एक बार आपको समझ में आएगा कि कैसे पैटर्न होता है, तो कोडिंग डिकोडिंग भी सबसे इजी है। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक, ये भी आसान होता है। और हम एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, तो एसबीआई क्लर्क में ज्यादा आसान आता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट सिलोगिज्म। सिलोगिज्म जो कि बच्चों को फंसाता है, अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो ये भी आसान है, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद ब्लड रिलेशन, इसको मैं करता हूँ स्टार। वन ऑफ द ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपको फंसाता है, लेकिन इसका भी प्रिपरेशन आपको करना है। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, एंड ये वाले क्वेश्चन फॉरवर्ड बैकवर्ड, यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चंस, जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला क्वेश्चन होता है। जैसे कि सिलेबस है, इसमें हाउ मेनी फॉर क्या बोलते हो, मीनिंगफुल नहीं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला ऐसा कुछ तो क्वेश्चन होता है। देखो वो आपको पता होगा, आपने किया है। यानी कि यहाँ ऐसे जाना होता है, यस पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ए से बी सी डी ई, ए से बी, तो एक पेयर बन रहा है, ए बी सी डी ऐसे जाना होता है। वो आसान होता है वो वाला क्वेश्चन। आप यानी कि एक बार प्रैक्टिस किया 10 या 15 क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा कि इसका वो करते कैसे हैं। आसान होता है। उसके बाद आता है मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड जो कि 1 मार्क्स का आता है, जो आपको फंसा भी सकता है, 1 मार्क्स आपका खा सकता है। 1 मार्क्स के साथ मार्क्स के साथ साथ आपका 0.25 जो निगेटिव होता है वो भी खा सकता है, वो खाने नहीं देना है। तो आपको यहाँ क्या 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 समझ में आया? हमारा सिलेबस कैसा है? एक है पजल एंड दूसरा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट एक पार्ट, एंड दूसरा मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस पार्ट्स में इतने टॉपिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले 4 पकड़ सकते हो, जो 5-5 मार्क्स से आते हैं, जिसमें इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, सिलॉग, इसमें 5-5 मार्क्स आते हैं। ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स का आता है। डायरेक्शन 2 या 3 मार्क्स का आता है। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग 1 मार्क्स का भी आ सकता है। के ऑर्डर का पजल भी आ सकता है। एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग इतना ही बस मिसलेनियस में ये, और इसके साथ साथ मिसलेनियस में और एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन से भी हो, अगर आपका लॉजिक डेवलप हो गया है तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना है हमारा सिलेबस। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा टारगेट क्या है। अब देखो यहाँ आप 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स का भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि वो इतना आसान पेपर होता है हमारा एसबीआई क्लर्क का, कि हम 35 का भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन अब इस साल जितनी ज्यादा वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग हम 30+ भी मार्क्स लेके आए तो भी हम सिलेक्शन के दावेदार बन सकते हैं, बड़े दावेदार बन सकते हैं। यानी कि 30+ भी टारगेट
बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 30+ होना ही चाहिए। 30+ आपको मार्क्स लेकर आना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्वांट रीजनिंग क्वांट इंग्लिश में बहुत ज्यादा इशू होता है। उस टाइम पे आपको जो मार्क्स बढ़ा के देने वाला है वो होता है रीजनिंग। रीजनिंग में 30+ मार्क्स लेकर आना है एसबीआई क्लरिकल के एग्जाम में बहुत ज्यादा आसान है, ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो यहाँ काम करता है आपका प्रिपरेशन लेवल कहाँ पे है, आपने सिलेबस कवर कर लिया है या नहीं कर लिया। यहाँ से आगे क्या आप प्रैक्टिस करने वाले हो, मॉक के ऊपर रिलाई करने वाले हो, या आपका सिलेबस ही कवर करना है, ये सभी चीजें भी यहाँ मैटर करते हैं। और आप मॉक कैसे देते हो और आप एग्जाम को कैसे डील करते हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसके बारे में मैं एंड में डिस्कशन करने वाला हूँ, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये हो गया कि हमारा टारगेट रहेगा 30+, 25+ नहीं, 30+। 30+ हो सकते हैं इजी। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्ट्रैटेजी के ऊपर। हमारे पास कंसिडर करते हैं 45 डेज है, उसमें से पहले 20 डेज हम क्या करने वाले, पहले 20 डेज पहला 1 घंटा टोटल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, आप 3 आवर देने वाले हो आपके रीजनिंग को। पहला 1 घंटा आप पजल करने वाले हो। पजल कितने करने वाले हो, डेली 15 पजल करने वाले हो। कितने पजल, 15 पजल। अगर मुझे बोला जाए कि 15 पजल करो तो मैं कम से कम 1 घंटे में 15 पजल्स आराम से कर सकता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आराम से कर सकता हूँ एसबीआई क्लरिकल लेवल। पजल करने 15 एंड वो कितने दिन तक करने हैं, 20 डेज तक। अब कितने हो जाएंगे पजल हमारे, 300 पजल कंप्लीट हो जाएंगे। अब पजल के बारे में डिस्कशन करता हूँ कि आपको क्या करना है। पजल्स करने हैं इसका मतलब क्या है, आपके 15 पजल्स गलत नहीं आनी चाहिए। आप टाइम कितना दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 20 डेज में आपके लिए जो भी पजल आपने उठाया उसका आपको सॉल्यूशन अच्छे से निकालना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से एक बार देखो, ये 20 डेज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, किसके लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ज्यादा यहाँ भागना नहीं, कम भागना है। लेकिन अब देखो ये 15 क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो, दो तरीके हो सकते हैं, एक क्विजेस से सॉल्व करो, दूसरा पीडीएफ से सॉल्व करो। दोनों में से कौन सा भी यूज करो, लेकिन एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गलत कब नहीं होगा, जब आप धीरे धीरे और अच्छे से पढ़कर सॉल्व करोगे। ऐसा हो, अब देखो आपने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लिया है, ऐसा मैं कंसिडर करके ये बता रहा हूँ। नहीं तो आप बोलोगे कि ऐसा क्या बोल रहे हो कि नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि प्रीलिम्स लेवल, एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स लेवल, कौन सा भी क्वेश्चन अगर मेरे सामने आए, मेरा प्रिपरेशन इतना अच्छा हो गया है कि उसको अगर अच्छे से मैंने 3 4 5 मिनट दे दे, 3 4 5 मिनट में बोल रहा हूँ, दे दे, तो वो सॉल्व होगा ही होगा। इतना तो आपका पहले 20 दिन का टारगेट क्या है कि आपका 300 पजल कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन वहां मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। टाइम उसको दो, लेकिन गलतियां मत करो। यहाँ आपका बढ़ेगा कॉन्फिडेंस कि मैं जो पजल उठाता हूँ, मैं जो पजल उठाती हूँ, वो मैं सही करता ही हूँ, वो मैं सही करती ही हूँ। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ स्टार्टिंग के फेज में, कि आपको पहले 20 डेज में 300 पजल आपने कंप्लीट किए। 300 पजल में आपने गलतियां नहीं की, टाइम ज्यादा गया, आई नो कि टाइम ज्यादा जा रहा है, इट्स ओके, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यहाँ धीरे धीरे, जैसे पहला दिन होगा, दूसरा दिन, 10वें दिन के बाद आपका स्पीड अपने आप बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपका टाइम कम लगने लगेगा। तो आपको उतना ही करना है कि 1 घंटे में 15 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 1 घंटे को कम करो, कम करो, कम करने की कोशिश करो। कितने जल्दी होता है वो नोटिस करो, वो नोट करते जाओ कि कितने जल्दी आप कर रहे हो। ये होगा पजल, यानी कि आपके 300 क्वेश्चन 20 दिन में कंप्लीट हो रहे। अब देखो आपके पास ये वाले टॉपिक है जो मैंने बताया था। अब देखो इसको आपको ना, ये सभी टॉपिक्स को आपको 3 डेज देने हैं इच। यहाँ 3 दिन, यहाँ 3 दिन, यहाँ 3 दिन, यहाँ 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन, 3। अब देखो इनइक्वालिटी, पहला 1 घंटा यहाँ हो गया, यहाँ आपको 1.5 घंटा डेली देना है, 1.5 घंटा। यहाँ इनइक्वालिटी 1.5 घंटे में आप कितने सॉल्व कर सकते हो। आप ही सोचो कि आपके सामने इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी 1.5 घंटा सॉल्व करना है। अब देखो ये ऐसा बोर नहीं होना है, यहाँ बोर बिल्कुल नहीं होना है। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो ना, इनइक्वालिटी ऐसा टॉपिक है जिसने मुझे 1000 बार बचाया है। यानी कि 1000 बार तो नहीं बोल सकता, यानी कि हर एक मॉक में, एग्जाम में अगर मुझे किसी ने बचाया है तो इनइक्वालिटी ने बचाया है, क्योंकि ये 1 मिनट में 5 मार्क्स देता है। 1 मिनट में 5 मार्क्स, दूसरा कौन सा एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो 1 मिनट में 5 मार्क्स देता है। तो उसकी प्रैक्टिस कितनी लेवल की होनी चाहिए, प्रैक्टिस यानी कि
फटाफट 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 दिखा और समझ में आया कि हाँ यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। ये समझ में आना चाहिए कि इतने स्पीड से आपको आना चाहिए। तो आपने क्या किया, 3 दिन तक किया इनइक्वालिटी, 3 दिन तक किया कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग तो वो पहला जो दिन है उसमें आपने सीखा, अगर आपको पता नहीं कि ऐसे करना है ऐसे करना है। दूसरे दिन 1.5 घंटे किया, 1.5 घंटे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। तीसरे दिन किया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अब हमें पता है कि हम प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं। 20 डेज बाद हमें पता होगा कि मैंने सब कुछ सिलेबस कवर कर लिया है। हर टॉपिक को मैंने 2-2 3-3 घंटे दे दिए। हर टॉपिक का मैंने प्रिपरेशन किया है। इनइक्वालिटी टोटल 4.5 आवर्स, यानी कि 3 दिन तक आप इनइक्वालिटी कर रहे हो। इसमें 1.5 या 2 घंटे भी दे सकते हो। कोडिंग में सेम, अल्फा न्यूमेरिक, उसमें कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता, उसमें आप 3 दिन। सिलोगिज्म, सिलोगिज्म थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सिलोगिज्म, अब देखो सिलोगिज्म को मैं बोलूंगा आपको कि ये पहला दिन जब से चल रहा है ना, तब से कम 10-10 सिलोगिज्म ना आपको डेली करने। यानी कि आप 20 डेज तक और एक एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, सिलोग कर रहे हो। सिलोग में स्पेसिफिकली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो गलत करवाता है। यानी कि वो एक्चुअली एक बार आपको समझ में आ गया कि सिलोग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, तो आपको आ जाता है। लेकिन इसकी अगर ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। 10 क्वेश्चन करना कितना टाइम, 10 या 15 मिनट, 10 मिनट बोल सकते हो, 10 मिनट मैक्स। 10 मिनट डेली, यानी कि एक क्विज आप दे सकते हो सिलॉक की डेली। एंड बाकी आपका सबका प्रिपरेशन चल रहा है। 20 डेज प्रिपरेशन चलेगा। अब देखो ये से 6 टॉपिक्स को आप समझो कि 6 × 3 18 डेज। एंड ये जो मिसलिनियस है ये 2 दिन में। मिसलिनियस में क्या क्या आएगा, ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हमारा मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन, तो उसके साथ साथ अगर कुछ बचा है वो वाले क्वेश्चंस वो होगा मिसलिनियस में। यानी कि हमारे 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। हम हमने क्या क्या किया है, हमारा कंप्लीट सिलेबस कवर कर लिया है। एंड उस 20 डेज में हमने क्या क्या किया है, पहले पजल हमारे 300 एंड हमारा सब कुछ सिलेबस कवर हो चुका है पहले 20 डेज में। देखो क्या क्या हुआ, ये सब कुछ हमारा हो चुका है। आपको समझ में आया कि हमने, अब देखो यही आप रैंडमली आज से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको समझ में 20 डेज बाद आपको अगर किसी ने पूछा, मुझे पता है एक एक साल में आपने क्या प्रिपरेशन किया, ये भी क्वेश्चन आपको अगर मैंने पूछा तो भी उसका आंसर देना डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको अगर ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपका कौन सा टॉपिक क्लियर है, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे, मैं जब पढ़ाता था एक इंस्टीट्यूट में, तब बहुत से बच्चे नहीं देते थे, क्योंकि मैं उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन पूछता था उसका आंसर देना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि आपको टॉपिक्स कवर करने हैं अच्छे से। तो 20 डेज में आपने क्या क्या किया वो आपको पहले पता चला कि इतना मैंने सिलेबस कवर कर लिया है, इतना पढ़ाई हो गई। उसके साथ साथ अगर पॉसिबल है, यानी कि यहाँ आपने 1 घंटा दिया, यहाँ आपने 1.5 घंटा दिया, टोटल 2.5 आवर्स, एंड एक सेक्शनल मॉक बाकी के आधे घंटे में हो सकती है, वो आपको लगानी है। कौन सी भी एक सेक्शनल मॉक लगाओ, आईबीपीएस क्लर्क की लगा सकते हो। यानी कि इतना आपका 3 घंटे में प्रिपरेशन हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। आपका सिलेबस कवर हो चुका है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। आपके 300 पजल आपने विदाउट गलती से किए हैं। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, यही होता है कि जितना बार बार बताया जाए उतना दिमाग में बैठता है, और उसी से ही हम, यानी कि वो जो एक बार समझ में आया ना कि क्या करना है, तो हम आगे बढ़ना हमें आसान जाता है। आगे बढ़ते चलो हम नेक्स्ट 15 डेज। अब देखो नेक्स्ट 15 डेज क्या करना है, फिर से एक बार आपको करने हैं। अब देखो यहाँ आपको करने हैं 20 पजल्स। हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैं क्वांट का सिखाते टाइम हमने क्या किया, स्पीड मैथ्स को लास्ट तक छोड़ा नहीं। क्यों छोड़ा नहीं, क्योंकि उसी से 25 मार्क्स आने वाले। स्पीड मैथ्स एंड डीआई से ही 25 मार्क्स आने वाले, उसको कैसे छोड़े, उसको नहीं छोड़ सकते। वैसे ही पजल को हम कंप्लीट प्रिपरेशन में कभी नहीं छोड़ सकते। पजल हम स्विच होंगे 20 क्वेश्चन के ऊपर। अब हमें करने हैं क्वेश्चन क्विजेस। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं क्विजेस से। पहले हम क्वेश्चन पीडीएफ क्विज दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो किया आपने। उसके बाद आपने 20 क्वेश्चन के किए क्विजेस से। और कितने दिन तक किए, फिर से एक बार 15 डेज तक किए। कितने क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 300, यानी कि टोटल आपके अब पजल्स कितने कंप्लीट हो गए, 600 पजल्स आपके कंप्लीट हो गए। बाकी आप मॉक में जो पजल डेली 3-4 क्वेश्चन हो रहे, उसको अगर कंसिडर किया जाए
टोटल 4 पजल डेली, कितने दिन तक, 35 डेज तक, 35 इंटू टू यानी कि 140, यानी कि 1600 प्लस 140, 740 क्वेश्चन आपके 35 डेज में, अगर आपने कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन किया है तो इतने पजल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ये टोटल 35 डेज में। उसके बाद भी आपके पास 10 दिन बचते। यहाँ भी आपने क्या किया, यहाँ अब आप स्पीड से एंड एक्यूरेसी से क्विजेस देना स्टार्ट किया है, तो उसके ऊपर काम किया है। अब देखो, उस 15 डेज में आपको क्या करना है। उस 15 डेज में ये खत्म होने के बाद आपका जो ये हो गया आपका, पहले 1 घंटे में, अब पहले 15 मिनट में होता था, अब 1 घंटे में, सॉरी 45 मिनट्स, 1 घंटे में 15 क्वेश्चन होते थे, अब 1 घंटे में 20 क्वेश्चन होनी चाहिए। अगर नहीं होते तो 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट हो सकता है, उतना जाने दो। अब देखो यहाँ आपको क्या करना है, आरआरबी क्लर्क का सेक्शनल मॉक, उसके बाद देना है आरआरबी पीओ का सेक्शनल मॉक, एंड उसके बाद देना है आईबीपीएस क्लर्क का सेक्शनल मॉक। अब देखो, आपको प्रिपरेशन तो दिल से करना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रिपरेशन करोगे उतना आपको पेपर आसान जाएगा, पेपर आसान जाएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होगा तो आपको सैलरी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगना है तो आपको पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए आपको पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा, हाई लेवल तक जाना पड़ेगा, दिल से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब भी सब कुछ होगा। तो इसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, रोकर कुछ नहीं होता। मैं बताता हूँ फिर से एक बार, रोना नहीं है, पढ़ाई करनी है। 4 दिन में प्रिपरेशन, 4 दिन में सिलेक्शन नहीं होता। प्रिपरेशन दिल से करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, पेशेंस के साथ करना पड़ता है, तभी सिलेक्शन होता है। टाइम लगता है, चीजें टाइम लेती है, ये दिमाग में बिठा लो। अब क्या किया आपने, पहले आरआरबी क्लर्क का मॉक लगाया। आरआरबी क्लर्क का मॉक क्या करेगा, आरआरबी क्लर्क का मॉक करेगा आपका सब सारा सिलेबस कवर। अब यहाँ जो हमारा सिलेबस था, उस सिलेबस को हम अलग तरीके से कवर कर रहे हैं, हम मॉक की तरह मॉक से कवर कर रहे हैं। अब वो सिलेबस वहां से कैंसिल हुआ, सिलेबस का प्रिपरेशन आपने अच्छे से कर लिया है 20 डेज में। अब नेक्स्ट 50 डेज में उस सिलेबस का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जिसका आपने प्रिपरेशन किया उसका इम्प्लीमेंटेशन आप नेक्स्ट 15 डेज में कर रहे हैं। आरआरबी क्लर्क का एक मॉक लगाया, उसमें आपका सारा सिलेबस और इजी लेवल क्वेश्चन कवर हो गए। अब थोड़े से हाई लेवल के लिए आपने फिर लगाया आरआरबी पीओ का मॉक। आरआरबी पीओ का मॉक थोड़ा सा अप लेवल है ना, उस सिलेबस जो आपने अच्छे से कवर किए, उसको कितने अच्छे से कवर किया है वो देखने के लिए आपने आरआरबी पीओ का मॉक लगाया। एंड उसके बाद आपने लगाया आईबीपीएस क्लर्क का मॉक। आईबीपीएस क्लर्क का मॉक एसबीआई क्लरिकल लेवल होता है, जो लास्ट 10 दिन में हम एसबीआई क्लरिकल के मॉक लगाने वाले, और ज्यादा ज्यादा मॉक लगाने वाली है, वो खत्म नहीं करने। आईबीपीएस क्लर्क के अगर खत्म होंगे तो आप इसके जगह एसबीआई क्लर्क के भी मॉक लगा सकते हो, उनकी दोनों की लेवल सेम ही होती है। वो आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क, यानी कि पहले लगाया आरआरबी क्लर्क, मोमेंटम आपका शिफ्ट, उसके बाद आरआरबी पीओ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, जो भी थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाद आपका आईबीपीएस क्लर्क, जो भी एग्जाम में आने वाला है उसके लिए आप आईबीपीएस क्लर्क से प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि हम हमारे माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए, यानी कि ये हो गया। तो हमारे डेली कितने मॉक हो रहे हैं, सेक्शनल 3 मॉक हो रहे हैं, सेक्शनल 3 मॉक, और उससे 40। अब देखो, हाँ यहाँ देखो, ये और पजल का, ये अभी, ये अगर यहाँ 3 मॉक कंसिडर किए जाए, 3 इंटू ये 4 4, 12 क्वेश्चन डेली, 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 कितना, 15 का डबल 30, 12 का हाफ 6, 30 इंटू 6 180, 180 क्वेश्चन यहाँ हो जाते पजल्स के। क्या किया, समझ में आया क्या। 12 डेली, 3 ये कर रहे हैं, हम मॉक लगा रहे हैं, 3 मॉक में 4 4 पजल के क्वेश्चन, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू कितने दिन तक, 15 डेज तक। 12 इंटू 15 कैसे करते हैं, 15 का डबल किया 30, 12 का हाफ किया 6, 30 इंटू 6, 3 इंटू 6 180, यानी कि 180 इसका आंसर, यानी कि ये 15 डेज में 180 हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहे हैं, और पहले 20 डेज में कितने हो रहे थे, 20 इंटू 4 यानी कि 80, यानी कि ये नंबर बढ़ेगा, 180 प्लस 80 260, यानी कि यहाँ 260 ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ 860 हमारे पजल्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। 860 पजल्स हमारे 35 डेज तक कंप्लीट होते हैं। अब देखो यहाँ क्या किया, यहाँ आपको समझ में आया, आरआरबी क्लर्क, उसके बाद आरआरबी पीओ, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, आपने सेक्शनल मॉक लगाए। मॉक कैसे लगाने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा मैं। पहले आपको ये वाला फ्लो तो आपको समझ में आ गया। लास्ट के 10 दिन में जैसे मैंने वहां बताया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, सॉरी न्यूमेरिकल एबिलिटी में, क्वांट नहीं होता, एसबीआई क्लर्क में न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, स्पीड गेम।
यानी कि उसमें जो बताया था वही कि आपको वहां फुल लेंथ मॉक के ऊपर जाना है लास्ट के 10 दिन में। बहुत सारी मॉक्स लगानी है, बहुत सारा प्रिपरेशन आप सभी सब्जेक्ट का एक साथ करने वाले हैं। अब देखो यहाँ हो गया इतना 45 हमारे मॉक कंप्लीट हो चुके हैं। ये 45 मॉक प्लस स्टार्टिंग के 20 डेज के 20 मॉक्स, यानी कि टोटल सेक्शनल मॉक आपके कितने कंप्लीट हो गए? 65 मॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। सिलेबस आपका कवर हो चुका है, आपका रिवीजन इस मॉक से हो गया है अच्छे से। अब देखो, हाँ, मॉक सॉल्व करते टाइम क्या नहीं करना है, कौन से क्वेश्चंस को उठाना है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेशन है इस वीडियो का। क्या नहीं करना है, एक ऐसा टॉपिक जो नहीं करना है उसका नाम है ब्लड रिलेशन। डायरेक्ट मैं बोल दिया, जो एक ऐसा टॉपिक जो आपको सबसे एंड में करना है, नहीं तो इनिशियल टाइम में नहीं करना है। अगर वो ऐसा टॉपिक कौन सा है तो वो ब्लड रिलेशन है। गलती से भी एग्जाम में अगर इस वीडियो से मुझसे अगर कुछ सीख के जाना है तो एक ही चीज सीख के जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक ही चीज सीखनी है तो ये है कि ब्लड रिलेशन को डरो। ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। ब्लड रिलेशन एग्जाम में आपको सॉल्व करना ही है, लेकिन ब्लड रिलेशन से डरो, इतना डरो कि ब्लड रिलेशन आपका कंप्लीट एग्जाम खा सकता है। आपको लगेगा कि आपका सही है, आपको लगेगा कि ये सही जा रहा हो, स्टिल आप गलत करोगे। स्टिल आपको समझ में नहीं आएगा कि ये तो मैंने सभी बिठाया, तभी भी आंसर क्यों नहीं आ रहा है। आंसर देने के बाद बच्चों का, सभी बच्चों का अलग अलग आंसर होगा, ये आपको फंसाता है। इसने मेरी आर आर आरबीआई असिस्टेंट की एग्जाम फंसाई थी, इसने बहुत से बच्चों के एग्जाम फंसाई है। ये कुछ भी आता है, कभी कभी कुछ भी आता है। यानी कि ऐसा नहीं कि ये छोड़ देना है, छोड़ नहीं देना है, लेकिन इसको एंड में करना है। इसको स्टार्टिंग के फेज में नहीं करना है। जिस टाइम, अब देखो मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, उसी से मैं बोल रहा हूँ। जिस टाइम आपका मोमेंटम अच्छा होता है, यानी कि आपने पजल सॉल्व किया, आपने 25 मार्क्स का क्वेश्चन, 25 मार्क्स तक आप जा गए हो अच्छे से, वो फ्लो से अच्छे अच्छे अच्छे, तब आप ब्लड रिलेशन उठा सकते हो, क्योंकि आपका फ्लो अच्छा है। फ्लो ब्रेक नहीं करेगा। अब ब्रेक भी किया तो पहले 25 मार्क्स तो आपके हाथ में, तो उतना तो हाथ में। अगर गलती से स्टार्टिंग के फेज में ब्लड रिलेशन लिया और ब्लड रिलेशन में आपकी गड़बड़ हो गई तो वो सभी कंप्लीट पेपर में इंपैक्ट करता है। इसलिए आपको ब्लड रिलेशन एंड में करना है। अब कितने एंड में करना है वो भी डिस्कस करूंगा। क्या नहीं करना है, ये था ब्लड रिलेशन। दूसरा दूसरा एक होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला क्वेश्चन, और एक होता है मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन। वो ये दो क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो कौन सा उठाना है? ये वाला उठाना है। फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला क्वेश्चन कौन सा उठाना है? फॉरवर्ड। उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, वो आसान होता है, वो वाला क्वेश्चन उठाना है। और मीनिंगफुल वर्ड वर्ड का क्या करना है? मीनिंगफुल वर्ड में अगर 3 लेटर से अगर मीनिंगफुल वर्ड वर्ड बोल रहा है और 4 लेटर से, ये दो होते हैं। 3 लेटर से अगर बोल रहा है तो वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 4 लेटर से अगर बोल रहा है तो वो कैसा है, वो आपका 1 मार्क्स प्लस 0.25 मार्क्स खा सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी 90% है। आपको लगेगा कि दो ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहे थे लेकिन तीन बनेंगे। यहाँ क्या होता है, यहाँ 6 हमारी ये बनती है, पॉसिबिलिटीज बनती है। यानी कि अगर ए एन टी दिया है तो ए एन टी बनेगा, ए टी एन बनेगा। उसके बाद एन को सामने लिया तो एन ए टी बनेगा, एन टी ए बनेगा। और तीसरा अगर टी को सामने लिया तो टी एन ए बनेगा और टी ए एन बनेगा। यानी कि 6 पॉसिबिलिटीज बनती है। 6 पॉसिबिलिटीज में आप देख सकते हो कि हाँ, मुझे आ रहा है तो मैं टिक करूंगा। अगर गलती से नहीं आ रहा है, आप वहां भी थोड़ा सा डायलेमा में हो कि होगा या नहीं होगा, एक करेक्ट है, दो ये सही यानी मीनिंगफुल वर्ड बन रहे, नहीं सॉल्व करना है। नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ते हैं, ज्यादा मार्क्स ये कर, मार्क्स के पीछे नहीं भागना है। मैंने टारगेट लिया था कि 35 क्वेश्चन करके आऊंगा, नहीं आता है तो मत करो प्लीज प्लीज। नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, नहीं करना है। अब यहाँ इमोशन में नहीं जाना है। यहाँ अगर 4 लेटर का है तो प्लीज कोशिश करो कि उसको अवॉइड करो, कुछ नहीं होगा, 1 मार्क्स से इतना ज्यादा ये नहीं होता। अगर नहीं करोगे तो नॉर्मलाइजेशन में सच में मार्क्स बढ़ सकते हैं। गलती से भी गलत हो गया तो 1 मार्क्स प्लस 0.25 मार्क्स, इतने मार्क्स को खा लेता है, वो मत करो। ये बातें समझ में आई कि आपको क्या क्या नहीं करना है। एक ब्लड रिलेशन से बचना है, दूसरा ये दो क्वेश्चन में से फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला क्वेश्चन पहले उठाना है, मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन, ये दो चीजें मैंने बताई ऐसे करनी है। आगे बढ़ते हैं।
मॉक्स, जहां की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इनइक्वालिटी, एंड दूसरा एक उसके साथ साथ होता है सिलॉग। अब देखो, यहाँ दो टाइप के बच्चे यानी कि एक ऐसे बच्चे जिनका प्रिपरेशन अच्छे लेवल का हो गया है, यानी कि मैं जब मेरा प्रिपरेशन अच्छे लेवल का हो गया था तब मैं मॉक को कैसे देता था वो बताऊंगा। नॉर्मली बच्चे कैसे दे सकते हैं वो भी बताऊंगा। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो, एंड अगर आप मॉडरेट लेवल पे हो तो आपको क्या क्या करना है। अगर अगर आप नीचे हो तो भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अब देखो, पहले जब अगर मैं हाई लेवल पे हूँ, यानी कि मेरा अच्छा सा प्रिपरेशन हो गया, तो मुझे सभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। यानी कि अगर मेरे सामने आया पजल तो मैंने पजल सॉल्व किया, उसके बाद आया सिलॉग, सिलॉग सॉल्व किया। एक क्वेश्चन सिर्फ छोड़ना है, इनइक्वालिटी। आपको क्या करना है, एक ही क्वेश्चन छोड़ना है जिसका आप प्रिपरेशन अच्छे लेवल का है, उसको सिर्फ इनइक्वालिटी एंड हमारा जो अल्फा न्यूमेरिक वाला क्वेश्चन होता है ना, ये भी हम 2 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से एक आया है तो इन दोनों में से एक को छोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि इनइक्वालिटी को छोड़ना है। एंड अगर इन दोनों में से एक आता है तो अल्फा को छोड़ो, इन दोनों में से एक आता है तो रोल इनइक्वालिटी को छोड़ो। एंड अगर सिलॉग एंड कोडिंग में आता है तो कोशिश करो कि सिलॉग में एक छोड़ो। यानी कि आपको समझ में आया कि 2 क्वेश्चन तो आने वाले हैं 5-5 के। इनइक्वालिटी के साथ कोडिंग डिकोडिंग आएगा, सिलॉग आएगा या अल्फा न्यूमेरिक आएगा, इन तीनों में से एक आएगा। तो इनइक्वालिटी को, अगर इनइक्वालिटी हम आपके मॉक में है तो इनइक्वालिटी को छोड़ना है यानी कि इसको एंड के लिए रखना है। इनइक्वालिटी को आपको छोड़ा छोड़ा, बाकी आपने पेपर कवर किया। दूसरा, अगर इनइक्वालिटी नहीं आया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड सिलॉग आया, तो अल्फा न्यूमेरिक को छोड़ो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड कोडिंग आया तो कोडिंग को छोड़ो। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप लास्ट के 1 या 2 मिनट का यूटिलाइजेशन कैसे करने वाले हो। मैं जो बात बता रहा हूँ वो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बिठा लो। इस एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इनइक्वालिटी ये जो टॉपिक्स है उसको मॉक में कब सॉल्व करना है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट के 1 मिनट में 5 मार्क्स लेकर मेरा 25 मार्क्स का स्कोर 30 कर लिया है। ये अगर आपको समझ में आया तो देखो, लास्ट का 1 मिनट आपके सामने, आपके पास अगर ऐसा है कि लास्ट का 1 मिनट है, आपने क्या किया, आपने ये किया, सॉल्व किया, आपने 2 पजल सॉल्व नहीं की, तो आप 1 मिनट में क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। आपके सामने 1 मिनट है, आपके पास 3 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है और एक पजल है, अब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। आपके पास 1 मिनट बचा है, आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन है एंड एक पजल बचा है, आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेकिन आपके पास 1 मिनट बचा है, आपके सामने इनइक्वालिटी एंड आपके पास एक पजल है, तो आप क्या करोगे। आपको पता है कि 5 मार्क्स मेरे इनइक्वालिटी से आ जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। लास्ट के 1 मिनट का यूटिलाइजेशन अगर आपको करने आया, 1 या 1.5 मिनट का, तो आपके मार्क्स बढ़ते। बहुत टाइम, मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि लास्ट का जो 1 या 2 मिनट है उसका यूटिलाइजेशन आपको नहीं करना आता, एंड उसकी वजह से आपके, यानी कि 1-2 मिनट में आपके पास टाइम तो बचा है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपने पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं किया है। तो आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है, ये हो गया थोड़ा। और जो बताने वाला था वो पहले बताता हूँ कि अगर आप हाई लेवल हो तो सिर्फ इनइक्वालिटी छोड़ दो, बाकी सभी पेपर सॉल्व करते जाओ। ब्लड रिलेशन बीच में आया तो उसको छोड़ दो, एंड बाकी सभी पेपर होने के बाद अगर आपका ये जल्दी होता है, 13-14 मिनट्स में आपका कवर हो जाएगा, उसके बाद ब्लड रिलेशन करो, एंड में आप इनइक्वालिटी करो, पेपर को ऐसे खत्म करो, ये हो गया। उसके बाद अगर आप थोड़े से अच्छे लेवल पे हो, यानी कि मॉडरेट लेवल पे हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको पहले पजल आया तो पजल उठाना है, पजल से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पजल उठाना ही है। लेकिन अगर पजल में गलती हो रही है ऐसा आपको लग रहा है, तो आपको फिर से जाना है ऐसे टॉपिक्स के ऊपर, हमारे सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी को तो आप एंड में करने वाले हो, कोडिंग, उसके बाद अल्फा, ये क्वेश्चन एंड उसके बाद हम पजल्स तो हमें 1-2 सॉल्व करने ही होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पजल से कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। आप मॉडरेट लेवल पे हो, आप 600-700 क्वेश्चन कवर करके करने के बाद आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको ये वाला समझ में आएगा
क्या आपको क्वेश्चन। लेकिन ये 700 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते टाइम जो आप 45 डेज में मॉक लगा रहे हो, अगर उस मॉक लगाने का तरीका आपका सही है तो वही आप आगे जाकर इंप्लीमेंट करने वाले हो आपके फाइनल मॉक में। यानी कि आपको जो फाइनल खेलना है उसकी प्रैक्टिस ये 45 डेज में करनी है। ये 45 डेज में आप जैसी प्रैक्टिस करोगे वही प्रैक्टिस इंप्लीमेंट होगी आपके एग्जाम में। तो आपको इस 45 डेज में कैसे प्रैक्टिस करनी है, जैसे आप देने वाले हो एग्जाम वैसी प्रैक्टिस करनी है आपको। यहाँ लास्ट में फिर से एक बार आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मैंने क्या क्या बताया, यानी कि उससे नीचे जो है वो उनको क्या करना है, उनको पहले सिलॉक कर, यानी कि उनको मार्क्स लेकर पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। सिलॉक कर रहा है, कोडिंग डिकोडिंग करना है, उसके बाद बीच में पजल्स करने, उसके बाद पजल्स होने के बाद एंड में इनइक्वालिटी करना है, एंड में हमारा सिलॉक करना, सॉरी कोडिंग डिकोडिंग वगैरह ये जो क्वेश्चन ये करने, ऐसे करना है। लेकिन नॉर्मली जो मॉडरेट एंड अच्छे लेवल के बच्चे हैं उनको ऐसे करना है। अब देखो फिर से एक बार बता दो क्या क्या बोला मैंने। आपको एट एनी कॉस्ट लास्ट के 2 मिनट जो होते हैं उसका यूज अच्छे से करना आना चाहिए, 1 या 2 मिनट का यूज अच्छे से करना आना चाहिए। यहाँ हम हमारा क्या क्या हो गया, देखो हमारे पजल्स 800 प्लस पजल्स हमारे कंप्लीट होते हैं। हमारा सिलेबस, हर एक चैप्टर को हम 3 3 दिन देके हमारा सिलेबस कवर होता है। फिर हमारे मॉक्स, पहले 20 डेज में एक एक सेक्शनल मॉक यानी कि 20 मॉक्स, प्लस उसके बाद 3 3 मॉक यानी कि 3 × 15 45 प्लस 20 65 मॉक्स। एंड उसके बाद भी 10 दिन बचते हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए, यानी कि इतना हमारा सब कुछ कवर होने वाला है ये अगर आपने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, की तो। एंड स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद आपको मॉक में कैसे इंप्लीमेंट करना है जो मैंने बताया वही करने की कोशिश करो। ब्लड रिलेशन को एंड में रखो, ब्लड रिलेशन को मत करो। आपके पास 5 मिनट है और आपके पास ब्लड रिलेशन है, इनइक्वलिटी है, ऐसे सब ऐसे ही टॉपिक छोड़ो। ये कैसा है मैं बता रहा हूँ, यानी कि ऐसे होने वाला है क्या, ऐसे ही होता है भाई। आपको देखना है कि एग्जाम में क्या क्या है, उसमें से आपको ये और ये 2 टॉपिक में एंड में करूंगा, बाकी का सब कवर करूंगा। इजी आता है, पेपर इजी आता है, आपके पास टाइम बचेगा, 101% बचेगा, इसलिए तो बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करना है। आपको लास्ट के 4 5 मिनट में ब्लड रिलेशन इन इनइक्वलिटी, तो आप अगर गलती से भी, और क्या होता है देखो, आपके पास है 3 मिनट, यहाँ है आपके पास डायरेक्शन सेंस एंड यहाँ है इनइक्वलिटी। अब बताओ आप क्या करोगे। हाँ, क्या करोगे अगर आपने गलती से भी इनइक्वलिटी को पहले उठाया। अब देखो डायरेक्शन सेंस से 3 मार्क्स का, इनइक्वलिटी है 5 मार्क्स की, आपके पास है 3 मिनट, बताओ क्या क्या करोगे। समझ में आ रहा है, यहाँ मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ ना। क्या बोला मैं, आपके पास है 3 मिनट, आपके पास है डायरेक्शन एंड आपके पास है इनइक्वलिटी, एंड आप स्पीड से जा रहे हो, आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आपका डायरेक्शन सेंस भी अच्छा है। आप क्या करोगे, क्या आप 5 मार्क्स के लिए जाओगे या 3 मार्क्स के लिए जाओगे। क्यों मैं बोलता हूं कि इनइक्वलिटी को एंड में करना है, क्योंकि लास्ट के 3 मिनट में भी आप दोनों 5 + 3 8 मार्क्स लेके आ सकते हो। पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है, 101% बोल रहा हूँ। अगर डायरेक्शन सेंस को पहले आपने, अब देखो यहाँ आपने, अगर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये कौन सा क्वेश्चन पहले पिक करना है इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से आपने इनइक्वलिटी को पहले पिक किया, इनइक्वलिटी को पहले पिक किया, 1 मिनट उसमें गया, फिर आपके पास 2 मिनट बचते, फिर डायरेक्शन सेंस करने के लिए, उसके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए 2 मिनट में हो भी सकते हैं, लेकिन जो प्रेशर हमारे दिमाग में आता है उससे वो नहीं होता। अब देखो यहाँ अगर आपने डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन 2.5 मिनट में भी किए और आपके पास सिर्फ 30 सेकंड बाकी है, तो भी आप ये 3 मार्क्स और इसमें से 3 या 4 मार्क्स लेकर आ सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट में हमारा स्पीड इतना ज्यादा बढ़ता है, इतना ज्यादा बढ़ता है कि लास्ट के 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड में इनइक्वालिटी तो भाग ही जाती है। सच बोल रहा हूँ, स्पीड से होता है बहुत, या 5 10 सेकंड में 5 10 सेकंड में 5 10 सेकंड में हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो यही है, इनइक्वालिटी को एज ए वेपन यूज करो, ब्लड रिलेशन आपके ऊपर हावी मत करने दो, एंड इतनी सारी प्रैक्टिस अगर हो गई तो होगा सिलेक्शन। एंड जो सिलेक्शन उनका होगा जो पेशेंस के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। 3 3 2 2 4 4 मंथ में सिलेक्शन नहीं होता, इसको एक्सेप्ट करो और दिल से मेहनत करो। मेहनत मत करो ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आप ट्राई 100%, ट्राई 101% करो, लेकिन ऐसा दिमाग में मत बिठाओ कि मुझे सिलेक्शन ही लेना है, सिलेक्शन ही लेना है, ऐसा नहीं होता।
प्रिपरेशन आपके हाथ में है, सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है। दैट्स इट, इतना ही बोलूंगा। जितना हो सके मैंने बताने की कोशिश की है रीजनिंग के बारे में। अब आपके ऊपर है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है चैनल के, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे। वहां मैं सभी बच्चों के कमेंट्स का, सभी बच्चों के मैसेजेस का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।